इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार। आज विश्व खाद्य दिवस है। पूरे संसार में आज का दिन विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व खाद्य संगठन इस दिवस को पिछले कई वर्षों से बड़ी गंभीरता और निष्ठा से मना रहा है। इस वर्ष 53वीं वर्षगांठ है और विषय है महिलाएं विश्व अन्नपूर्णा। न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कृषि में महिलाओं का योगदान पुरुषों से कम नहीं आंका जाता। शायद इसलिए विश्व खाद्य संगठन ने इस वर्ष का विषय रखा है महिला विश्व अन्नपूर्णा। भारत को ही ले, पिछले कुछ दशकों में हमारे यहाँ अनाज के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जहाँ इसका श्रेय एक तरफ किसान की मेहनत, कृषि के उन्नत साधनों और उत्तम बीजों को जाता है, वहीं उससे भी बड़ा श्रेय देना पड़ेगा ग्रामीण महिला को, जो न केवल पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती है, बल्कि कृषि संबंधित कुछ कार्य ऐसे हैं जहां स्त्रियों का योगदान पुरुषों से कहीं अधिक होता है। इसलिए विश्व खाद्य संगठन ने ये वर्ष महिलाओं को समर्पित किया है, जो कृषि उत्पादन के विभिन्न पहलुओं में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये बात अलग है कि जितना काम महिलाएं करती हैं उसका पूरा श्रेय उन्हें नहीं दिया जाता। 16 अक्टूबर जो आज का दिन है, ये एफएओ का जन्मदिन है। सन 45 में हमारी ये एफएओ की स्थापना हुई थी कनाडा में, और लगातार पिछले 53 वर्षों से इसी दिन पर, जो हमारा जन्मदिन है, हम इस समारोह को आयोजित करते हैं और ये लगातार निरंतर रूप से चलता रहा है। हर साल इसका जो विषय है या इसका जो थीम है, हम बदलते रहते हैं। इस साल तो आप देख चुके हैं, विमेन फीड द वर्ल्ड, महिला ही जगत को खिलाती है। ये इस साल का विषय है और इसका महत्व आप समझ ही गए होंगे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि इसमें नया क्या है। ये तो हम जानते हैं, अन्नपूर्णा के रूप में देवी है, महिला ही जगत को खिलाती है। यहाँ हमारे देश में हम महिला को या देवी को शाकंभरी के रूप में भी पूजा करते हैं। इसी से ही सब शाक और धरती से ही पैदा होता है सब कुछ। लेकिन इसमें नयापन क्या है? नयापन और इसकी ज़रूरत मैं आपको समझाना चाहूँगा। एक तो विकासशील देशों में शहरों का विकास बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और जहाँ शहरों का विकास और औद्योगिकरण होता जा रहा है, पुरुष ग्राम छोड़कर शहरों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए एफएओ की जानकारी के अनुसार हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं, अन्य विकासशील देशों में कृषि जगत में महिला का जो रोल है, उनकी जो अवस्था है, वो कुछ बदलती जा रही है। और हम देखते हैं कि कई कृषि जगत में ऐसे परिवारों की संख्या कुछ बढ़ गई हैं जहां पुरुष घर में नहीं होता, वो शहर की ओर चला गया है और महिला ही वो कृषि परिवार को चला रही है। धान की रोपाई जैसा थकाने वाला और नीरस काम तो जैसे महिलाओं की नियति ही बन गया है। घंटों निरंतर पानी में पांव डाले औरतें धान की एक एक पौध को आधी कमर झुकाए खेतों में लगाती हैं। जहां एक तरफ महिलाएं खेत खलिहान में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, वहां पशुपालन जैसे कार्य आमतौर पर महिलाओं को सौंप दिए जाते हैं। पशुओं के लिए चारे आदि की व्यवस्था एक ऐसा ही काम है जिसमें काफी मेहनत मशक्कत की जरूरत होती है। महिला की जिम्मेदारी कृषि के लिए इन कार्यों के अलावा बच्चों के पालन पोषण और घर चलाने की तो होती ही है।
घर की रसोई के लिए ईंधन जुटाना भी महिलाओं का काम माना जाता है। जिन क्षेत्रों में पशुधन ज्यादा होता है वहां उनके गोबर से उपले बनाना भी महिलाओं का ही काम होता है। ईंधन की तलाश में इन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। देश के कई भाग ऐसे हैं जहां आज भी स्त्रियां सिर पर पानी के बड़े बड़े बर्तन उठाए मीलों दूर जाकर पानी इकट्ठा करती हैं। ग्रामीण परिवेश में जितने भी हस्त एवं कुटीर उद्योग हैं, इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक होती है। ये उद्योग चाहे परंपरागत हैं या आधुनिक, महिलाओं को ये सभी काम करने पड़ते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं की दशा में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है। नए पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अधिकांश महिलाओं ने ये उत्तरदायित्व बड़ी गरिमा से निभाया है। विश्व खाद्य संगठन ने एक भारतीय महिला सरपंच फातिमा बी को उनके उल्लेखनीय कार्य के फलस्वरूप एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना है। पंचायती राज में आरक्षण प्रणाली के लागू होने के बाद ही मैं समझता हूं कि इनकी जो अवस्था है इसमें बहुत सुधार आया है। और इस साल भी आप देख चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी सेक्रेटरी जनरल ने एक भारतीय ग्रामीण पंचायत की प्रधान फातिमा बी, जो करनूल ज़िले की हैं आंध्र प्रदेश को, उसको ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा इनाम मिला है। इसलिए कि महिलाओं के योगदान की आप कहेंगे एक अधिकृत रूप से ये रिकग्निशन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और मैं समझता हूँ कि महिलाओं का पंचायत के आने के बाद हमारी जानकारी और हमारी समझ में बहुत फ़र्क आया है। रुक्मिणी देवी जो पिछले ही दिनों गांव की सरपंच चुनी गई, उन्होंने ये तय किया है कि वे गांव के उन लोगों के कल्याण के काम को प्राथमिकता देंगी जिनकी सदियों से अवहेलना की जा रही है। मगर गांव के सामंतवादी तत्वों को ये कतई मंजूर नहीं कि खेतीहर मजदूरों को इस प्रकार की सहूलतें दी जाएं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है धारावाहिक महिला सरपंच में। अब तो खुश होना अम्मा। हाँ, थोड़ा और देता। अरे टेलीफोन पे इतनी जल्दी बात हो जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये 20वीं सदी है अम्मा, 20वीं सदी। कितनी दूर होगी वो जगह जहाँ तेरे बापू गए हैं? हजारों मील दूर है अम्मा। उनकी आवाज़ तो ऐसे आ रही थी जैसे कान में बात कर रहे हो। कहानी में तो बात कर रहे थे अम्मा, पर तुम कान में बात नहीं कर रही थी। तुम तो इतना ऊंचा बोल रही थी कि बापू तुम्हारी आवाज वैसे ही सुन लेते अगर तुम छत पर चढ़ जाती तो। तुम्हारा क्या बकवास कर रहा है, देखो तो। सच अम्मा, जब तुम दुकान पर बात कर रही थी तो आधा गांव बाहर खड़ा देख रहा था कि हमारी सरपंचनी कैसे बतिया रही है अपने विदेशिया से। अरे हट मारे, क्या देखो तो। अम्मा जी, अब तो आप देवर जी को शहर भेजने का इंतजाम करो। क्यों, उसमें तुझे क्या मिलने वाला है? बता दूं? हाँ हाँ। एक रेशमी साड़ी और एक जोड़ा कंगन। आपने तो अपना वादा पूरा किया नहीं। मैंने कौन सा वादा किया भाई? यही कि सरपंच बनने के बाद आप मुझे एक बनारसी साड़ी लेकर देंगी। अरे मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। आपने ना सही, आपकी तरफ से इन्होंने तो किया है। फिर इससे लेना, मुझे क्या कह रही है? हाँ हाँ, दिला दूंगा, पर अम्मा हाँ कहे तो। अम्मा अब तो हाँ कह दो ना। अच्छा, दिला दूंगी। जा पहले एक गिलास बढ़िया सी चाय बना करके पिला। अभी लाती हूँ। अच्छा अम्मा, अब तुम आराम करो, रात भर जागती रही हो। देखो आंखें भी कैसी हो गई हैं। आराम करो अम्मा। हाँ चल रमेश, माँ को आराम करने दे। आ बैठो।
मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इस गांव की सरपंच चुना। लेकिन इस बात से ये बात तो साबित हो गई कि गांव के लोगों के मन में ऐसा कुछ है जिसे वो सोचते हैं कि मैं ही पूरा कर सकती हूँ। इसीलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोगों के मन में कोई भी बात हो वो मुझसे आकर के कहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने काम को पूरा करने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये तो सब जानते हैं प्रधान जी, पर हम तो ये जानने आए हैं कि आपकी सोच क्या है। जी दरअसल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आप मुखिया होकर हमसे क्या चाहती हैं। आप हमें आदेश दें कि हमें करना क्या है। पटवारी जी, मैं यहाँ लोगों को आदेश देने नहीं आई हूँ। गांव की सेवा करना तो हमारा काम है, मेरा, आपका, हम सब का। हम सब लोगों को अपना अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना है। जहाँ तक मेरी सोच का प्रश्न है, मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सोच किसी पर लादना नहीं चाहती। ये देश में जो पंचायती राज लागू किया जा रहा है, इसका मकसद ही यही है कि हम अपनी समस्याएं, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकें। पहले हमें छोटी छोटी बातों के लिए बिना शक्ल की सरकार का मुंह देखना पड़ता था। आज हम अपनी सारी ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग बताएं कि इस गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। आप लोग खामोश क्यों हैं? तो क्या मैं ये समझूं कि इस गांव में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं? प्रधान जी, इस तरह तो सबका वक्त बर्बाद होगा। गांव वाले क्या जाने उन्हें क्या चाहिए, ये तो हमें मालूम है। आपसे कोई बात छुपी तो है नहीं। सबसे पहले तो गांव की सड़क ठीक करानी है जी। उसके बाद अगर कुछ रुपया बचा तो छोटा मोटा काम कराया जा सकता है। जी माता प्रसाद, तुम भी इसी गांव के हो और मैं भी इसी गांव की हूँ। ये बात और है कि तुम शहर में रहकर थोड़ा पढ़ लिख गए हो। अच्छा, एक बात बताओ जी। जब तुम्हें भूख लगती है, जब तुम्हें प्यास लगती है या तुम्हारे पेट में दर्द होता है, तब तुम्हें कोई बताने के लिए आता है क्या? जी, मेरा मतलब ये बात नहीं है माता प्रसाद कि ये इसलिए खामोश हैं कि इन्हें पता नहीं कि इन्हें क्या चाहिए। दरअसल ये इनकी आदत बन चुकी है। ये चाहते हैं कि इनकी तरफ से कोई दूसरा बोले, और मैं इनको इनकी इसी आदत से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ये बोलना सीखें कि इन्हें क्या चाहिए। और माता प्रसाद जी, थोड़ा सब्र करना सीखिए, इनकी बात सुनने की आदत डालिए। जी। अम्मा जी, वो हम कुछ कहना चाहते हैं अम्मा जी। हाँ हाँ कहो। आप तो हमारी बस्ती में वो कई बार आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं अम्मा जी, वो तालाब में वो कचरा भरने से सूखे 2 बरस बीत गए अम्मा जी। बस्ती वालों को पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है अम्मा जी। हाँ, आप तो जानती हैं। क्या ये हो सकता है कि हमारी बस्ती में वो नया तालाब खुदवा दिया जाए अम्मा जी? उससे गाय भैंस के नहाने, कपड़े धोने और पीने का पानी एक साथ मिल जाएगा अम्मा जी सबको। हाँ, और फिर बरसात आएगी तो वो भर जाएगा अम्मा जी। हरिया की बात ठीक है अम्मा जी। कच्ची बस्ती में वाकई बड़ी समस्या है। वहाँ के सारे खेत बंजर हो गए हैं। अगर वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा भला काम हो जाएगा। औरतों की आधी उम्र तो पीने का पानी ढूंढने में ही गुजर जाती है, बाकी आधी का वो क्या क्या करें अम्मा जी। तो माता प्रसाद जी नोट कीजिए। सबसे पहला प्रस्ताव ये है कि कच्ची बस्ती में पीने का पानी आसानी से मिल सके, इस बात की व्यवस्था करना। और हरिया, एक बात तुम ठीक से जान लो, जहाँ कपड़े धोए जाते हैं, जहाँ जानवरों को नहलाया जाता है, उस जगह से पीने का पानी लेना बीमारी बुलाने के बराबर है। समझ गए हो? मेरे ख्याल से कच्ची बस्ती के पास में एक हैंडपंप भी लगवा दिया जाए। इससे सब लोगों को पीने का पानी भी आसानी से मिल जाएगा और बाकी काम भी ठीक ठाक हो जाएंगे। पर हरिया जी, वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। अम्मा जी, मैं अपने हाथ से सफाई करूंगा, बस आप तो जल्दी से हैंडपंप लगवा दीजिए। तो ये प्रस्ताव स्वीकार माने?
अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हमारा गांव एक आदर्श गांव कहलाएगा। देश के कृषि सूचना तंत्र को मजबूती दिए बिना नई खोजें खेतों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुंच पाती हैं। यदि किसी प्रयोगशाला में कृषि से संबंधित कोई नई शोध हो तो उसका संप्रेषण वैज्ञानिकों और विज्ञान केंद्रों तक कैसे हो, ऐसी और अन्य कई बातों की जानकारी हमें दे रहे हैं राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना के विशेष कार्याधिकारी श्री GL कौल। डॉक्टर कौल, राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना क्या है? यह अब तक की बाकी परियोजनाओं से कैसे अलग है? ये एक ऐसी परियोजना है जिसमें हम कृषि के क्षेत्र में नया अप्रोच लेना चाहते हैं, जिसमें कृषि का रिसर्च यानी कि अनुसंधान, विस्तार और कुछ सिस्टम में रिफॉर्म लाने की एक कोशिश है। पहली की परियोजना में या तो रिसर्च को एम्फेसिस दी गई या विस्तार के ऊपर ध्यान दिया गया, या अपने काम करने के लिए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंगें, रिसर्च की बिल्डिंगें चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, उस पर ध्यान दिया गया। अब ये प्रोजेक्ट जो है ये अनुसंधान और विस्तार को मिला के टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर देगा, ताकि जो किसानों को किसानों के हित की हो और किसानों की समस्याओं को सुलझा सके और उनका समाधान कर सके। इसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा? इस प्रोजेक्ट के हमारे 3 मुख्य भाग हैं। एक है कि हम कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस लानी चाहिए, कैसे हमारा नया जो आने वाले 10-20 सालों में हम कृषि के जो चैलेंजेस को अनुसंधान के द्वारा कैसे फेस करें। दूसरा है विस्तार के मामले में जो आज तक काम हुआ है उसका काफ़ी फल मिला, मगर अब ऐसा समय आ गया है जब विस्तार के मामले में भी काफ़ी कमज़ोरियाँ आ गई हैं। उसमें हम एक नया मॉडल ट्राई कर रहे हैं 24 ज़िलों में, 6 स्टेटों में, ताकि ये देखें कि रिसर्च और विस्तार वाले कृषि के क्षेत्र में जो अनुसंधान करने वाले हैं और विस्तार करने वाले हैं और वो एक डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, उन सबको इकट्ठे मिला के हम किसानों की समस्याओं को कैसे पहले परख लें और उसका हल दे दें और उसका लाभ दे दें। तो ये एक मॉडल विस्तार के भाग में लिया गया है। तीसरा जो भाग इसका है वो है कि सारे सिस्टम को, रिसर्च के सिस्टम को, जो कि जिसमें ICAR की इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं और भी ऐसे हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जोनल रिसर्च स्टेशंस हैं, इन सब को मिला के हम सिस्टम में क्या रिफॉर्म लाएं ताकि ये रिसर्च जो की नई जो दिशा है इसमें हमें लाभ मिले और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी स्मूथ रहे। डॉक्टर कौल, देखा गया है कि हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन में एक स्थिरता आ गई है। इस स्थिरता को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो हमें लाभ दिया वो तो विश्व भर में सबने उसको मान लिया है, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन ने सिर्फ 30 या 35% एरिया का, जो कल्टिवेबल एरिया, जो खेती वाला एरिया है, उस पर काफ़ी असर डाला, उससे काफ़ी उत्पादन बढ़ा दी। मगर हमारे पास जो 65 से 70% अभी एरिया है जिसमें सूखे वाला क्षेत्र है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो समुद्री तट के साथ लगा हुआ वो क्षेत्र है, इनमें अभी टेक्नोलॉजी तो बनी है मगर उसका प्रयोग और उसका जो इम्पैक्ट है अभी तक उतना हुआ नहीं है। उसके लिए हमें अलग एक कोशिश करनी है और ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे सिंचाई क्षेत्र में काफ़ी लाभ पहुंचाया, वैसे ही कोई टेक्नोलॉजियाँ बनाई जाएं जो इन बाकी क्षेत्रों के समस्याओं को हल करे और उसका लाभ किसानों को इमीडिएटली दे दे। तो ये स्थिरता इसलिए आई है, वैसे स्थिरता वैसी नहीं आई है, मगर आगे आने वाले जो हमारी जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रही है उसको देख के एक ऐसा चैलेंज हमारे सामने है।
जब तक हम बाकी क्षेत्र में से उत्पादन या उत्पादकता बढ़ाए ना जाए, तब तक हमारी स्थिति में काफ़ी कमज़ोरी रहेगी और हम इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इस परियोजना का बजट कितना है? इसको कितने समय में पूरा करने की योजना है? क्या आप इसे समय पर पूरा कर लेंगे? इस परियोजना की एक खास बात यह है कि हमने ये अपने ही देश में ही बनाई है। फिर हमने इसके साथ में हमारे पास विश्व बैंक ने भी काफ़ी सहायता दी, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे दी, मगर ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है सारे विश्व में जो वर्ल्ड बैंक ने एक क्षेत्र में और एक कंट्री में इसको सपोर्ट करने का एक वादा दिया है। इसकी टोटल कॉस्ट इस वक्त आ रही है $240 मिलियन, जो कि 860 करोड़ के करीब अगस्त 1997 में है। अब तो मेरे ख्याल में 1000 करोड़ से ज़्यादा हो गया होगा। इसकी जो पीरियड है वो 5 साल का है, इसी साल से शुरू हो रहा है और 2003 मार्च तक चलेगा। इसमें वर्ल्ड बैंक हमें $196 मिलियन दे रहा है और बाकी हमने अपना लगाना है। एक छोटा सा कीट है मच्छर, पर न जाने ये हर जगह किस तरह पहुंच जाता है। दिखने में बहुत छोटा, पर मानवता के लिए एक खासा बड़ा अभिशाप। ये न केवल मलेरिया फैलाता है, बल्कि डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी भी इसी के कारण होती है। डेंगू और मलेरिया दोनों ही एक मच्छर के द्वारा फैलती हैं, और ये मच्छर जो बारिश अब ख़त्म हुई है तो जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। घरों में भी, कूलरों में लोगों के पानी ख्याल नहीं रखते हैं, या छत पे कुछ पुराने बर्तन पड़े हैं जहाँ के पानी इकट्ठा, जहाँ भी पानी इकट्ठा होगा 1 हफ्ते से ज़्यादा, वहाँ पे मच्छर पनपने की प्रॉब्लम होती है। और ये मच्छर ही मलेरिया और डेंगू दोनों बुखार करते हैं। मलेरिया और डेंगू के लक्षण शुरू में एकदम एक जैसे होते हैं, दोनों में बुखार खूब ज़्यादा से चढ़ता है, और लेकिन मलेरिया में आमतौर पे जो बुखार होता है एक दिन छोड़ के चढ़ता है, और डेंगू में बुखार एक दिन छोड़ के भी चढ़ सकता है। आमतौर पे 2-3 दिन लगातार तेज़ बुखार रहता है। पर इसके साथ जो मुख्य लक्षण होता है डेंगू में होता है कि बहुत ज़ोर का सिर दर्द और हड्डियों में दर्द। इसको हम हड्डी तोड़ बुखार या कमर तोड़ बुखार भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हड्डियों में बहुत दर्द होता है। और 2-3 दिन के बाद बुखार कुछ कम हो जाता है। उसके बाद हल्की सी 100 में से 80 लोगों को एक शरीर में हल्की सी रैश हो जाती है, जैसे मीज़ल्स में रैश होती है, ऐसे रैश निकल आती है। वो 2-3 दिन रैश रहती है, उसके बाद में लगता है कि मरीज़ ठीक हो गया, लेकिन फिर 1-2 दिन के लिए बुखार आ सकता है। हालांकि मलेरिया में बुखार एक दिन छोड़ के होता है, और जब तक उसका इलाज ना किया जाए वो अपने आप ठीक नहीं होता। डेंगू अपने आप भी अगर ठीक तरह आराम किया जाए या दवाई ली जाए तो अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसके लिए बहुत ही साधारण जांच है दोनों को डिस्टिंग्विश करने, डायग्नोस करने के लिए। मलेरिया के लिए तो साधारण ब्लड टेस्ट है जो हर एक क्लिनिक में, लेबॉर्ट्री में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सब जगह हो जाता है, और कुछ चंद घंटों के अंदर रिपोर्ट मिल जाती है, मुकम्मल रिपोर्ट मिल जाती है। तो उसका तो मलेरिया पॉजिटिव है तो उसके लिए मलेरिया की गोलियाँ दे दी जाती हैं। डेंगू के लिए इतना साधारण टेस्ट नहीं है, ज़्यादा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। जैसे बुखार है शुरू में, फिर रैश है, फिर बुखार का उतरना, फिर दोबारा बुखार का होना, हड्डी तोड़ बुखार, बदन में दर्द। लेकिन कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे ब्लड सेल्स हैं, टोटल सेल्स हैं, वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। प्लेटलेट्स सेल्स पे इसका खास असर पड़ता है, वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। और कई लोगों में 5 और 7 दिन के बाद कुछ ब्लड में एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं जो वायरस, इसे वायरस डिजीज़ एक वायरस के कारण होती है। फैलती मलेरिया मच्छर से है, लेकिन एक वायरस बीमारी है। तो इसकी जो वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो 5 और 7 दिन के बाद मरीज़ के खून में आ जाती हैं, और कई अच्छे अस्पतालों में या अच्छी प्राइवेट लैब्स में इसका डायग्नोस हो सकता है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मलेरिया और डेंगू में इनका इलाज बिल्कुल अलग है, और डेंगू जो है वो काफ़ी घातक भी सिद्ध हो सकती है अगर उसका समय पे उपचार ना किया जाए या प्रॉपर उसका डायग्नोस ना किया जाए। मलेरिया की रोकथाम हमारे अपने ही हाथ में है। हमें बरतनी हैं कुछ सावधानियां। बचाव के लिए देखिए, क्योंकि ये एक मच्छर द्वारा फैलती हैं तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो मच्छर को हम पैदा होने से बचाएं, मच्छरों की पैदावार बचाएं। दूसरा, अगर मच्छर हो जाएं तो उनको नष्ट करें। और तीसरा, अपने आप को मच्छरों से काटने से बचाएं, ताकि वो जो जीवाणु हैं, वायरस हैं या पैरासाइट्स हैं, मलेरिया पैरासाइट, वो हमारे शरीर पर असर ना करें। तो सबसे पहले तो मच्छर को पनपने से रोकिए, ताकि ना होगा मच्छर ना हो, आगे कोई समस्या होगी। तो इसके लिए जहाँ जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, घरों के बाहर, घरों में हमारे कोई मटके पुराने पर छत पे पड़े जाते हैं, कनस्तर पड़े जाते हैं। अब गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं तो कूलर का पानी हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है मौसम बदल गया है। तो इन जगह में जब भी 5-7 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ मच्छर पनपेंगे। दूसरा, अगर मच्छर हैं तो घर में उसको मारने के लिए DDT और कीटनाशक दवाइयाँ हैं,
आप अपने आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या है तो कॉर्पोरेशन वाले घर में आके फ्री आपको वो स्प्रे कर जाते हैं आपके घर में। और तीसरा, इनको अपने आप को बचाने के लिए मच्छर आपने पैदाइश रोकी, आपको उनको मार दिया। अब जो बच गए, आपको अगर काटने से रोकने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि खास करके ये जो मादा मच्छर होती है मलेरिया की, शाम के टाइम पे काटती है, तो शाम के टाइम खास करके पूरी बाजू की कमीज़ पहने, पाँव नंगे मत रखिए। और सोते वक्त अगर ज़्यादा है तो आप मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ और पाँव पे कुछ क्रीम्स आती हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम्स, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मच्छर हमारे को ना काटें। दीपावली आने को है। धरती के आंचल की ओर से हम अपने सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। रोशनियों का ये त्योहार आपके जीवन में भी खूब रोशनी लाए। अब आज्ञा दीजिए, अगले सप्ताह आज ही के दिन ठीक शाम 6:30 बजे आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। किसानों की पूर्ण सुरक्षा के लिए ओरिएंटल की किसान पैकेज बीमा पॉलिसी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ओरिएंटल इंश्योरेंस और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार।